यूजेज ऑफ एडवर्ब। ये एडवर्ब का तीसरा वीडियो है बउआ जी। पहले वीडियो में हमने एडवर्ब का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने एडवर्ब के टाइप्स और एडवर्ब क्या होता है ये देखा था। दूसरे वीडियो में हमने कुछ रूल्स ऑफ एडवर्ब देखे थे, जिसमें आप लोग को कन्फ्यूज़न है। ठीक है, सालवी कुमारी का भी मैसेज आया था। ठीक है, फिर से आपका प्रवीण जी का भी मैसेज आया था कि कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो थोड़ा सा उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। उसमें कुछ खास है नहीं, आप लोग बस बेकार चिंतित हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बउआ जी, तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखा जाएगा रूल्स कितने आसान थे और रूल्स को कैसे कंपाइल करना है, पहले समझ लीजिएगा। जो सबसे पहला रूल है वो आपको पता है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ये कहाँ आएगा बउआ जी? ये आएगा वर्ब के पहले जिस वर्ब के लिए इसका प्रयोग हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे ऑलवेज क्या है बउआ जी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं और आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ही पता नहीं है, तब तो दिक्कत का बात है ना। तो सबसे पहले पहला वीडियो देखिएगा, वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कौन सा एडवर्ब ऑफ मैनर है। तब तो आगे पढ़ाई समझ में आएगा ना। तो ऑलवेज जैसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो अगर हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही कम्स ऑलवेज टू माई हाउस, टू माई हाउस, तो ये लाइन बउआ जी गलत है। क्यों गलत है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा उस वर्ब के पहले रहता है जिसको वो जाके क्वालिफाई करता है, तो वह हमेशा आता है ना बउआ जी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ही ऑलवेज कम्स, ही ऑलवेज कम्स टू माई हाउस, टू माई हाउस। बन गया बउआ जी। तो सबसे पहला रूल उस दिन का यही बताया गया था। ये वायर थोड़ा परेशान कर रहा है। जो सबसे पहला रूल था वही बतलाया गया था कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है बउआ जी, ये हमेशा जिस वर्ब को क्वालिफाई करता है उस वर्ब के पहले रहता है। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। चलिए, दूसरा रूल क्या बतलाया गया था बउआ जी? दूसरा रूल आप लोग को बतलाया गया था कि जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर, समझिए यहाँ पे ध्यान से, अगर वर्ब इंट्रांजिटिव है तो ये इंट्रांजिटिव के बाद आएगा। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके पहले आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, टीवी मतलब ट्रांजिटिव वर्ब, ध्यान से देखिएगा। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा, लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब ऑफ मैनर उस ऑब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ध्यान से देखा जाएगा बउआ जी, ये ध्यान से देखा जाएगा। बस यही नियम था कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब के तो हमेशा बाद ही आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई टेंशन ही नहीं है। एडवर्ब ऑफ मैनर ट्रांजिटिव वर्ब के पहले आता है, लेकिन ये जो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद भी एडवर्ब ऑफ मैनर आ सकता है। ठीक है, जैसे सी ब्यूटीफुली संग द सॉन्ग। ठीक है, सी ब्यूटीफुली संग द सॉन्ग, तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? ब्यूटीफुली है, तो वो संग के पहले आ गया। लेकिन सी संग द सॉन्ग ब्यूटीफुली, ये हो सकता है सी संग द सॉन्ग ब्यूटीफुली। ध्यान से देखा जाएगा। अब अगर तीसरा स्ट्रक्चर यहीं पे आता है, बोझ यहीं पे आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो इसलिए बहुत लोग ये कह देते हैं कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर ट्रांजिटिव वर्ब के पहले भी आ सकता है। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब के पहले भी हो गया और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी हो गया, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जो एग्जाम्पल देता हूं उसको 2 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये तीनों पॉइंट लिख लीजिएगा, इसको अलग ऐसे बॉक्स में कर दीजिएगा। ये मैं पिछले वीडियो के कंफ्यूजन को क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एग्जाम्पल्स में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं ही साउंडली स्लेप्ट। अब आपको बस ये समझना होगा
कि स्लेप्ट जो है सोना, ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो थोड़ा सा दिमाग ये खपाना है कि ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहा जाएगा जिसको करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए आपको या तो कोई व्यक्ति या किसी वस्तु की आवश्यकता है। जैसे लिखने के लिए, तो लिखने के लिए बउआ जी आपको एक पेन एक कॉपी तो चाहिए ना, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सोना, सोने के लिए क्या चाहिए? जरूरी है कि पलंग पे ही सोएंगे? कहीं भी सो सकते हैं, ज़मीन पे भी सो सकते हैं। बहुत थकिएगा तो बैठे बैठे भी सो जाइएगा। क्लासरूम में भी बहुत बच्चे सो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो सोने के लिए किसी रिक्वायर्ड चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है। अच्छा बताइए, सोचना, सोचने के लिए किसी की आवश्यकता है जी, तो सोचना क्या है? इंट्रांजिटिव है। लेकिन बउआ जी आप एक बात बताइए कि अगर मैं आपको एक वर्ड दे देता हूँ, ठीक है, जैसे डांटना, तो डांटने के लिए किसी की आवश्यकता तो है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। अब मैं आपको 3 वर्ड देता हूँ, एक वर्ड देता हूँ टेल, एक वर्ड देता हूँ स्पीक। पहले समझिएगा, एक पेयर ऑफ वर्ड, टेल और स्पीक, क्या फ़र्क है? स्पीक जो है वो आप अकेले में भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं अकेले में बोल रहा हूँ कैमरा के सामने, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया इंट्रांजिटिव। लेकिन टेल, TELL, टेल का अर्थ होता है कोई व्यक्ति आपको चाहिए बोलने के लिए, तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव। अच्छा, हियर और लिसन, क्या फ़र्क है? लिसन का मतलब होता है बउआ जी किसी की बातों को सुनना, तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, और हियर क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव बिल्कुल यही है, जो काम आप अकेले बिना किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता के कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़े हूँ, मैं हंस सकता हूँ, हा 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 करके हंस दूंगा, तो ये हंसना क्या है? इंट्रांजिटिव है, आप अकेले हंस सकते हैं। लेकिन अगर हमको किसी को पीटना है अभी, तो अपने आप को तो नहीं पीटेंगे ना, कोई व्यक्ति चाहिए पीटने के लिए, तो कोई व्यक्ति या वस्तु चाहिए, तो पीटना क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का बिल्कुल यही डाटा है, जो काम आप अकेले कर सकते हैं अपने से बिना किसी व्यक्ति वस्तु की सहायता के, वो इंट्रांजिटिव है। जिसको करने के लिए कोई व्यक्ति या वस्तु चाहिए, वो क्या है? ट्रांजिटिव है। ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा माइल्डली आपको समझना होगा। तो सी साउंडली स्लेप्ट, सी साउंडली स्लेप्ट, इसमें बउआ जी ये जो वर्ड है स्लेप्ट, ये क्या है? इंट्रांजिटिव है, और साउंडली इसके पहले लगा दिया गया है। ये तो दिक्कत का बात है ना। ये बउआ जी होना चाहिए था ही स्लेप्ट साउंडली, ही स्लेप्ट साउंडली, तब जाके वाक्य सही होगा। आपको दिखलाई पड़ रहा होगा ही स्लेप्ट साउंडली, इसमें ध्यान से देखा जाएगा ही सब्जेक्ट है, स्लेप्ट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव कि इंट्रांजिटिव? तो बहुत ये इंट्रांजिटिव है, तो ये कौन सा है? इंट्रांजिटिव है। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा। तो यहाँ पे ही स्लेप्ट साउंडली लिख दिया गया। अब देखिए, अब यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। हल्का सा नियम को मैच कर लीजिए। हमारा पहला नियम था इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जो कि इस एग्जाम्पल में पूरी तरह क्लियर हो गया है, स्लेप्ट साउंडली। अब चलिए, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अब ध्यान से देखा जाएगा। मैं कोई भी वर्ड ले लेता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ जो कि ट्रांजिटिव वर्ब का होगा, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब को कहाँ पे रखा जाएगा और कैसे रखा जाएगा, ठीक है। जैसे एक वर्ड में लेता हूँ ही नैरेटेड, NARRATED, नैरेट यानी क्या होता है? वो बोलना, नैरेट बोलना, और किसी से बोलना, ये ट्रांजिटिव है। ये बउआ जी सब्जेक्ट हो गया, ये बउआ जी वर्ब हो गया, ये लाइन बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ बउआ जी ही ब्रीफली। बउआ जी ये ब्रीफली क्या है? ध्यान से देखिएगा। ब्रीफली जो है बउआ जी, ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। कैसे, कैसे बोला, तो बहुत अच्छे से बतलाया। तो ही ब्रीफली नैरेटेड, एकदम सही है बउआ जी, कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब बउआ जी लगा देंगे ही नैरेटेड ब्रीफली, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिएगा बुआ जी, यहीं पे समझना है, सारा कंफ्यूजन यहीं पे है। ही नैरेटेड ब्रीफली, आप ट्रांजिटिव वर्ब के पहले भी एडवर्ब ऑफ मैनर को रख सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी एडवर्ब ऑफ मैनर को रख सकते हैं। हमको कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ हम लोग को नहीं है। चलिए ध्यान से देखा जाएगा, जो सबसे मेन मुद्दा है वो कहाँ पे आता है। अगर अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, ही नैरेटेड अ स्टोरी, अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नैरेटेड अ स्टोरी, इसमें अगर मुझे लगाना होगा एडवर्ब, तो जो सबसे इज्जतदार जगह है वो कहाँ है? यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब के पहले, क्योंकि हमारा नियम क्या था बउआ जी? हमारा नियम था बउआ जी ट्रांजिटिव
ध्यान से देखा जाएगा। हमारा नियम क्या था बउआ जी, हमारा नियम था ट्रांजिटिव वर्ब के पहले लगाना है। तो नैरेटेड क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बाद लगा रहे हैं, सॉरी हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के पहले लगा देते हैं। देखा जाए हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, ही ब्रीफली नैरेटेड, सॉरी he briefly narrated a story। अब बउआ जी कोई अगर इसको ऐसे लिख दिया, he narrated, ध्यान से देखिएगा बउआ जी, briefly a story। अब बउआ जी वो आदमी आपसे ये बोलेगा कि आप तो बोले थे कि ट्रांजिटिव वर्ब के पहले लगा सकते हैं तो सही है, तो आप तो बोले थे ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं तो सही होना चाहिए ना। तो अब आप कहिएगा नहीं, कहा गया था कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के, ध्यान से देखिएगा बउआ जी यहीं पे कंफ्यूजन था, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, ऑब्जेक्ट मौजूद है तो ऑब्जेक्ट के बाद इसको जाना चाहिए। फिर से ध्यान से स्ट्रक्चर को देखिएगा, बस यहीं पे 2 मिनट के लिए देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, सारा कंफ्यूजन यहीं पे। आप लोगों को क्या बोला गया है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर जाएगा। ये जो तीसरा कंडीशन है ये किस कंडीशन का है, जब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज एब्सेंट, जब ऑब्जेक्ट अनुपस्थित रहेगा सिर्फ तभी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर जा सकता है। तो अब अगर आप ये एग्जाम्पल देखिए, ये तो इंट्रांजिटिव का है, ट्रांजिटिव में इस लाइन में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं था बउआ जी, सब्जेक्ट था और वर्ब था, तो वहाँ पर ब्रीफली को नैरेटेड के पहले रखिए या ब्रीफली को नैरेटेड के बाद रखिए, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं था, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, दोनों बिल्कुल सही है। लेकिन इस कहानी में बउआ जी ऑब्जेक्ट तो आ गया, जब ऑब्जेक्ट आ गया तो ब्रीफली का जो इज्जतदार जगह है वो है ट्रांजिटिव वर्ब के पहले। अगर इसको ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जाने की इच्छा है तो यहाँ ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रह सकता है, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं रह सकता है, ये लाइन गलत हो जाएगा। अब इसको कहाँ जाना होगा, इसको कहाँ जाना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद। ध्यान से देखिए ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर प्लस ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर, कहाँ जाना होगा, अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद। समझ में आ गया बुआ जी। तो अब अगर आपको इसको लिखना होगा तो आप क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा ही नैरेटेड अ स्टोरी और लास्ट में क्या लगा देंगे, ब्रीफली। बस यही मैं आपको उस दिन समझा रहा था, ठीक है। वीडियो छोटा करने के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सका और यहीं पे कंफ्यूजन हो गया हम लोग को। ध्यान से देखिएगा, ही नैरेटेड अ स्टोरी ब्रीफली। देखिए सब्जेक्ट हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि एडवर्ब ऑफ मैनर इन ट्रांजिटिव वर्ब के तो बाद ही रहेगा, ठीक है। लफड़ा खत्म हो गया। जैसे साफ साफ तौर पे यहाँ हम लोग फिर से देख लेते हैं, जो हमारा सीधा सा नियम था, नियम ही था ना, था कि इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा। इन ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जो काम आप बिना किसी व्यक्ति या वस्तु की सहायता के कर सकते हैं वो इन ट्रांजिटिव है, ठीक है। जैसे सोना हो गया, हंसना हो गया, चिल्लाना हो गया, रोना हो गया, ठीक है। इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रहेगा, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब के पहले रहता है और ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद अगर इसको आना होगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। लेकिन अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी रह सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर माइंड में आपको रखना है। सीधे तौर पे समझ लीजिएगा कि कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा, ये कभी भी ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो पहले लिखिए या बाद लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे बाद में भी आ गया, यहाँ पहले भी आ गया। अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद जाना होगा या पहले जाना होगा। ये ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब के बीच में नहीं रहेगा। अब एग्जाम्पल से फिर समझ लीजिए, ये तो हमारा था कि इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो बाद में लिखना है, ये तो आसान है, इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ देखा जाए ही नैरेटेड, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाक्य में, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ब्रीफली को पहले रखिए या ब्रीफली को बाद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो या तो पहले रखिए, पहले तो इसका जगह ही है। लेकिन अगर बाद में रखने की इच्छा है और ये
ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाएगा तो लाइन गलत हो जाएगा। तो इसको कहाँ रखना होगा? ऑब्जेक्ट के बाद। तो अगर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो या तो वर्ब के पहले रहे या ऑब्जेक्ट के बाद रहे। समझ में आ गया होगा? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहीं पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बाकी तो चीज़ें आपको याद करनी थी ना। जैसे सेल्डम, आपका सेल्डम और नेवर था, या सेल्डम इफ एवर था, लिटिल और नथिंग था, लिटिल इफ एनीथिंग था। तो ये तो सीधा याद कर लेना है कि सेल्डम और नेवर होता है, सेल्डम और एवर नहीं होता है। सेल्डम इफ एवर होता है, सेल्डम इफ नेवर नहीं होता है। तो सीधा याद कर लेना है। इसको चेंज करके क्वेश्चन देता है, एक दो बार याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे लिटिल और नथिंग होता है, आपको सवाल दे देगा लिटिल और एनीथिंग, तो काट देना है ना, वो तो आसान सा सवाल था। तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक बार जरूर बताइएगा कमेंट करके कि ये सेक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, पता तो चले। अगर नहीं क्लियर हुआ होगा ना बुआ जी तो फिर एक बार पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार समझ रहे हैं तो उसको क्लियर कर लेना जरूरी है। अब बेहतर है भाई अपने आज के सिलेबस पे। आज हमारा है यूजेज ऑफ एडवर्ब। 15 मिनट लग गया पिछले चीज़ को क्लियर करने में। इतना हमको पता होता तो पिछला ही वीडियो 15 मिनट लंबा कर दिए होते। खैर कोई नहीं, समझ में नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा, जरूर प्लीज़, ठीक है। जब आदमी इतना मेहनत कर ही रहा है बुआ जी, थोड़ा सा कैमरा एंगल, थैंक यू। और जब आदमी इतना मेहनत कर ही रहा है, आप भी मेहनत कर ही रहे हैं, हम भी मेहनत कर ही रहे हैं, तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए, क्या कहते हैं? चलिए आज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोझ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजेज ऑफ एडवर्ब हम लोग को पढ़ना है, यूजेज ऑफ एडवर्ब। चलिए लिखते भी चलेंगे, ठीक है। लिख लीजिएगा यूजेज ऑफ एडवर्ब। सबसे पहले लिखिएगा .1 देके, .1 देके लिखेंगे बउआ जी, एल्स शुड बी फॉलोड बाई बट। अगर वाक्य में एल्स कहीं लिखा हुआ है, उसके बाद कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आएगा, सिर्फ आएगा तो क्या आएगा? बट आएगा। एल्स हमेशा किससे फॉलो किया जाता है? बट से फॉलो किया जाता है। याद करने वाला पॉइंट है ये सब। चलिए एग्जांपल लिख लीजिएगा, इट इज नथिंग एल्स देन मैडनेस। अब गलती आपको दिख रहा है, ये लाइन गलत है, नथिंग एल्स लिख दिया गया ना बउआ जी, सॉरी, नथिंग एल्स लिख दिया गया। तो एल्स के बाद आप यहाँ दैन कैसे लगाइएगा? एल्स के बाद हमको सीधा क्या लगाना है? बट लगाना है। तो ये लाइन सही कैसे हो जाएगा बउआ जी? आप लोग इसको सही कर लीजिएगा, इट इज नथिंग, ठीक है, बढ़िया है। एल्स, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या लगेगा? बट। क्या लगेगा बउआ जी? बट। देन किस में बदल जाएगा? बट में। यहाँ पे क्या लगा देंगे? मैडनेस। तो लाइन क्या हो गया? सही हो गया। समझ में आ गया कि यहाँ पे हमेशा एल्स के बाद क्या लगता है? बट लगता है। तो सवाल ये आता है बउआ जी कि ठीक है, तो देन किसके बाद लगेगा? तो देन लगता है बउआ जी अदर या अदरवाइज के बाद। वो भी मैं आपको बतला देता हूँ, ध्यान से देखा जाए। चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, अदर ऑब्लिक अदरवाइज इज फॉलोड बाई देन। इनके बाद बट नहीं लगता है। अदर ऑब्लिक अदरवाइज के बाद क्या लगेगा? हमेशा देन लगेगा। अदर ऑब्लिक अदरवाइज, सुने भी होंगे अदर देन, बहुत लोग को याद भी होता है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हियर। भाई साहब ये तो गलत हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहाँ पे? देन स्टे हियर, देन स्टे हियर। और ये तो आप लोग को जिरंड में पढ़ाया गया था, एंड और बट एक्सेप्ट देन एज। जिरंड चैप्टर में पढ़ाया गया था, एंड और बट एक्सेप्ट देन एज के बाद सिर्फ वर्ब के पहले रूप का प्रयोग होता है। हर एक चैप्टर आपस में मिक्स है बउआ जी, हर एक चैप्टर मिक्स है। कोई चैप्टर छोड़ दीजिएगा ना तो फिर अगले चैप्टर में दिक्कत होता है। तो अगर किसी को अब ये नियम यहाँ पे याद है तो रिवाइज हो जाएगा कि हाँ देन के बाद हमेशा वर्ब वन होता है। अब उसको कितना याद है कि अदर या अदरवाइज के बाद देन लगता है, और देन के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा रूप आता है? पहला रूप आता है। हमेशा वर्ब का पहला रूप आएगा, चाहे कोई भी टेंस हो, कोई टेंशन हम लोग को नहीं है। कभी भी 2 + वर्ब वन नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है कि उस आदमी का पूरा एक अच्छा खासा ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तो खैर ये जो लोग जिरंड का ये वाला सेक्शन नहीं पढ़े हैं वो भी कमेंट करके बताएंगे। एक्चुअली उसका वीडियो अवेलेबल नहीं है, ये मैंने क्लास में पढ़ाया था। तो अगर इच्छा होगी तो वीडियो बना दिया जाएगा, इसमें क्या लगा हुआ है, ठीक है। कैमरा के सामने खड़ा होकर बोल देना है और क्या करना है, समझा देना है। तो सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव, जब अदर आ गया तो क्या लगाना है बुआ जी? देन लगाना है, याद हो गया। एल्स किससे फॉलो होगा बुआ जी? बट से। अदर या अदरवाइज किससे फॉलो होगा बुआ जी? देन से। एकदम याद कर लेना है। चलिए सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बुआ जी, आप देखा जाए, इट इज अ मच इंटरेस्टेड पिक्चर। सॉरी 1 मिनट का समय दीजिएगा बुआ जी, 1 मिनट, लग रहा है कुछ कंफ्यूजन
हो गया। अरे बाबू जी एक स्लाइड मिसिंग हो गया था, सॉरी उसके लिए। चलिए मैंने स्लाइड को ऐड कर दिया है। लास्टली जो हम लोगों ने देखा था, ये एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था, सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट, तो यहाँ पे अदर के बाद यहाँ पे देन करना होगा। ये एग्जांपल हमने देख लिया था, एक स्लाइड मिस हो गया था। चलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुआ जी। भेरी मॉडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव। ध्यान से देखना है बुआ जी, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट है। वेरी मॉडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव। पहले तो समझिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो वर्ब के चौथे रूप को हम लोग क्या कहते हैं बउआ जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और वर्ब के तीसरे रूप को हम लोग क्या कहते हैं बउआ जी, पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। तो समझ में आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है, वर्ब का चौथा रूप। तो ये कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा तभी क्लियर होगा ये पॉइंट। ये कह रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस दे देता हूँ, आई सॉ clear, it is a surprising story। ध्यान से देखा जाए, इट इज ए सरप्राइजिंग स्टोरी। अब आप इस लाइन में देखिए एडजेक्टिव कौन है, तो वो जी नाउन कौन है, स्टोरी। स्टोरी के जो पहले शब्द आता है, जो नाउन के पहले आता है, वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो सरप्राइजिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसमें आईएनजी लगा है, तो ये वर्ब का चौथा रूप है कि नहीं है बउआ जी, है। तो वर्ब का चौथा रूप जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो उसको भेड़ी मॉडिफाई कर सकता है, उसके आगे भेड़ी लगाया जा सकता है, वहाँ पे भेड़ी लगता है। ध्यान से देखा जाएगा, भेड़ी मॉडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का चौथा रूप यूज्ड एज एडजेक्टिव, जब वो एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा। मतलब अगर किसी नाउन के पहले वर्ब का चौथा रूप मौजूद है, किसी नाउन के पहले वर्ब का चौथा रूप मौजूद है एडजेक्टिव के रूप में, जैसे इंटरेस्टिंग स्टोरी, सरप्राइजिंग स्टोरी, ठीक है, तो वहाँ पे आप भेड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। दूसरा एडवर्ब, ये किसी भी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है भेड़ी, किसी भी एडवर्ब को। और तीसरा एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। भेड़ी किसी भी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है, भेड़ी किसी भी वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से आपको समझाता हूँ, यहाँ पे हल्का सा ध्यान रखा जाएगा बुआ, समझिएगा। भेड़ी, आप इसको लिख भी लीजिएगा, वो पॉइंट तो लिख ही लिए, यहाँ पे समझ लीजिएगा। भेड़ी मॉडिफाई करेगा तीन चीज को बउआ जी। सबसे पहला वर्ब फोर, जब ये वर्ब फोर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा, जब ये वर्ब फोर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होगा, किसी भी दूसरे एडवर्ब को और किसी भी दूसरे एडजेक्टिव को, तीन चीज के आगे भेड़ी लगाया जा सकता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, ठीक है। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब देखिए ये लाइन बिल्कुल सही है, इंटरेस्टिंग के आगे क्या लगाया गया है, भेड़ी। इंटरेस्टिंग यहाँ क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब का चौथा रूप एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अच्छा, हम अगर कहते हैं ही इज वेरी नाइस, तो भी सही है। ध्यान से देखा जाएगा, नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। सॉरी, ये एग्जाम्पल इसका हो गया, ठीक है। नाइस क्या है बउआ जी आपका, नाइस जो है बउआ जी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के आगे भेड़ी लगा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एडवर्ब वाला भी एग्जाम्पल दे देते हैं, ध्यान से देखा जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, ही रन्स क्विकली। क्या लिख रहे हैं, एक मिनट का समय दिया जाए बउआ जी। चलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे ही रन्स वेरी क्विकली। तो यहाँ पे देखिए क्विकली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले भेड़ी आ गया ना बउआ जी। तो भेड़ी तीन जगह आ सकता है बउआ जी, जब V4 का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में किया जाए,
जब एडवर्ब के पहले ये आ सकता है और किसी भी एडजेक्टिव के पहले आ सकता है। तो भेरी 3 चीज़ों को डिफाइन करता है, वही चीज़ यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है। आप ये लैंग्वेज भी लिख लेंगे। भेरी मोडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव इन पॉजिटिव डिग्री। और ये वाला ग्राफ भी बना लेंगे। ये वर्ब 4 को भी डिफाइन करेगा जब एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब को भी करेगा, एडजेक्टिव को करेगा। हाँ, ये एडजेक्टिव है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री तो आप लोग को पता होगा बउआ जी, एडजेक्टिव जो होता है वो 3 डिग्री में पाया जाता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो ये सब लॉन्ग क्या है, पॉजिटिव डिग्री, लॉन्गर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, लॉन्गेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है जो मैं पढ़ा ही देता हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, अच्छे से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख लिए ना। अब एक पॉइंट और यहीं पे बउआ जी नोट करके आप लोग लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मच, मच का इस्तेमाल 2 जगह करते हैं, समझिएगा। जब वर्ब 3 एडजेक्टिव का काम करता है या एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान से देखा जाएगा, एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री, ये भी यहीं पे लिख लीजिएगा तो बड़ा सहायता होगा, बड़ा समझ में आपको आ जाएगा। मच, जैसे भेड़ी लगा रहे थे 3 जगह, वैसे मच 2 जगह लगाते हैं जब वर्ब 3 एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखा जाएगा, ठीक है। ही इज अ TIRED, टायर्ड पर्सन। ध्यान से एग्जाम्पल दिख रहा है, ही इज अ टायर्ड पर्सन। आप इस एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव कौन है बउआ जी, एडजेक्टिव कौन है इस वाक्य में, टायर्ड। टायर्ड वर्ब का कौन सा रूप है, वर्ब का कौन सा रूप है, तो याद रखा जाएगा कि जब ये एडजेक्टिव के रूप में है तो एडजेक्टिव वर्ब के 2 ही रूप, या तो वर्ब का तीसरा या वर्ब का चौथा, 2 ही रूप एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, या तो वर्ब का तीसरा रूप या वर्ब का चौथा रूप। तो ये वर्ब का चौथा रूप तो है नहीं, तो वर्ब का तीसरा रूप है। तब अगर इसके आगे कोई भेड़ी लगा देगा बउआ जी तो लाइन गलत हो गया कि सही हो गया, ये लाइन तो गलत हो गया ना। तो ये लाइन जब गलत हो जाएगा तो यहाँ से भेड़ी को हटाना पड़ेगा। भेड़ी को हटा के कहाँ लेके आया जाएगा, भेड़ी को यहाँ से हटा दिया जाए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लगाना होगा, हम लोग यहाँ पे बउआ जी लगा सकते हैं मच। क्या लगा सकते हैं, मच, MUCH। अब देखिए लाइन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यहाँ पे भेड़ी का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, तुम डिलीट हो जाओ भाई। हाँ चलिए, समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, मच का इस्तेमाल किया जाएगा। मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ये सॉरी थोड़ा सा मिट गया था। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, अब समझ में आ गया। तो जब भी वर्ब 3 एडजेक्टिव का काम करेगा तो उसके आगे आपको मच लगाना होगा। और जब एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री होगा, जैसे भेड़ी गुड बोलते हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी में आप भेड़ी बेटर बोल सकते हैं, भेड़ी बेटर कभी भी बोल सकते हैं बउआ जी, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बेटर कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री के आगे भेड़ी नहीं लगा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, वहाँ पे क्या लगाना होगा, मच लगाना होगा। आप लोग सुने भी होंगे मच बेटर, समझ में आ गया। तो 2 जगह ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा कहीं ग्राफ बना के, तो फायदा हो जाएगा। दोनों ग्राफ बना लीजिएगा। पहला ग्राफ भेड़ी, भेड़ी का इस्तेमाल, इसको मैं हल्का सा क्लियर करता हूँ, ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा। भेड़ी का इस्तेमाल 3 पॉइंट पे होता है। जब वर्ब 4 एडजेक्टिव का काम करे, दूसरा एडवर्ब के पहले, किसी भी एडवर्ब के पहले, तीसरा एडजेक्टिव के पहले, लेकिन ये एडजेक्टिव किस में होता है बुआ, पॉजिटिव डिग्री में। किस में होता है, पॉजिटिव डिग्री में। 3 जगह आप भेड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ब 4 जब एडजेक्टिव का काम करे किसी भी एडवर्ब के पहले और एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के पहले, जैसे वेरी गुड होता है। और 2 जगह आप मच का इस्तेमाल करते हैं, जब वर्ब 3 एडजेक्टिव का काम करे और एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के पहले, जैसे बेटर कंपैरेटिव डिग्री था तो उसके पहले भेड़ी नहीं लगेगा, मच लगेगा। नियम क्लियर हो गया, कहाँ भेड़ी का प्रयोग होगा, कहाँ मच का प्रयोग होगा। फिर से चलिए अब हल्का सा एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यही पॉइंट यहाँ पे लिखवाया गया था। भेड़ी मॉडिफाइज प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव। प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब 4 जब एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा
एडवर्ब और किसी भी एडजेक्टिव के आगे जब वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में रहेगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आप लोगों को समझ में आया होगा, ध्यान से देखा जाए। चलिए, ही इज अ मच इंटरेस्टिंग पिक्चर, सॉरी इट इज अ मच इंटरेस्टिंग पिक्चर। ये लाइन गलत है बुआ जी। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखा जाएगा। यहाँ पे क्या है बुआ जी? इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग वर्ब का कौन सा रूप है? चौथा रूप है। और ये पिक्चर नाउन है, तो नाउन के पहले अगर वर्ब का चौथा रूप है तो वहाँ मच का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना बुआ जी। यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे? भेड़ी का इस्तेमाल करेंगे बुआ जी। समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा। आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड इन द इवनिंग, गलत है या सही है? तो ध्यान से देखते हैं। आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड, ये बउआ जी वर्ब का कौन सा रूप है? एग्जॉस्टेड। ये वर्ब का तीसरा रूप है ना बउआ जी। तो वर्ब ईडी लगा है तो वर्ब का चौथा रूप तो है नहीं। तो वर्ब का तीसरा रूप जब एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वर्ब के तीसरे रूप को भेड़ी कभी भी मॉडिफाई नहीं करता। यहाँ पे क्या लगाना होगा? मच। जस्ट आप लोगों को बतलाया गया था, ध्यान में होगा। यहाँ पे आप लोगों को बतलाया गया था कि मच किसके आगे आता है? वर्ब के तीसरे रूप के आगे आता है मच। तो एग्जॉस्टेड वहाँ पे क्या था? वर्ब का तीसरा रूप था, तो यहाँ पे मच लगा दिया गया। समझ में आ गया ना? वर्ब के चौथे रूप के आगे भेड़ी, लेकिन वर्ब के तीसरे रूप के आगे मच। कंपैरेटिव डिग्री के आगे मच, पॉजिटिव डिग्री के आगे भेड़ी। याद कर लीजिएगा, भेड़ी गुड होता है लेकिन मच बेटर होता है। तो गुड कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। और बेटर कौन सा डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। इसी से याद हो जाएगा। चलिए अच्छा ये देखिए तो सही है गलत है बउआ जी? शी डिड नॉट वर्क वेरी क्विकली। अच्छा बताइए तो क्विकली क्या है? एडवर्ब है कि नहीं है? तो भेड़ी एडवर्ब के पहले आता है कि नहीं आता है? ये एडवर्ब है ना बउआ जी। तो भेड़ी एडवर्ब के पहले आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे देखते हैं भेड़ी एडवर्ब के पहले आता है कि नहीं आता है? तो एडवर्ब तो लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ये लाइन पूरी तरह क्या है? सही है, करेक्ट है। देखिए एडवर्ब के पहले आया है भेड़ी, कोई दिक्कत हम लोग को नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सी इज मच वाइजर देन हर ब्रदर, गलत है या सही है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे मच कहाँ लगा है बउआ जी? तो ये वाइजर। वाइजर कौन सा डिग्री है बउआ जी? कॉम्परेटिव डिग्री है। आप लोग को याद होगा वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ई आर लगा के कॉम्परेटिव डिग्री बनाते हैं और ई एस टी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, ठीक है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री है बउआ जी। कॉम्परेटिव डिग्री के आगे मच है, तो वहाँ के क्या है? सही है। भेड़ी होता तो गलत होता ना। तो दो जगह मच लगाते हैं, वर्ब के तीसरे रूप के आगे जब वो एडजेक्टिव का काम करता है, और एडजेक्टिव के कंपैरेटिव डिग्री के आगे हम लोग इसका ठीक इस्तेमाल करते हैं। एकदम हमेशा ध्यान में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, और भेड़ी कहाँ लगाते हैं? तीन जगह। एक वर्ब फोर जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा, एक एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री, और तीसरा एडवर्ब। एडवर्ब के पहले मच नहीं लगता है, ठीक है, याद रखा जाएगा। कुछ जगह लगेगा, वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा, लेकिन जनरली नहीं लगता है। चलिए अब देखिए, सी इज वेरी एंग्री, गलत है या सही है बउआ जी? तो एंग्री क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का कौन सा डिग्री है बउआ जी? पॉजिटिव डिग्री है। कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री के आगे भेड़ी लगाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए अब देखिए अगला रूल लिख लीजिएगा। ये रूल तो बिल्कुल क्लियर हो गया, भेड़ी का इस्तेमाल कहाँ करना है, मच का इस्तेमाल कहाँ करना है। फिर से हल्का सा पहले एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए बउआ जी। हल्का सा रिवाइज कर लेंगे तो फ़ायदा होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए क्लियर, रिवाइज कर लीजिए हल्का सा। भेड़ी का इस्तेमाल कहाँ करेंगे बउआ जी? तीन जगह करेंगे भेड़ी का इस्तेमाल। एक वर्ब फोर जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा, दूसरा एडवर्ब, और तीसरा एडजेक्टिव। किसी भी एडजेक्टिव के आगे जब वो पॉजिटिव डिग्री में रहेगा, पॉजिटिव डिग्री, याद हो गया। अच्छा मच का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे बउआ जी? तो दो ही जगह है, या तो वर्ब थ्री जब वो एडजेक्टिव का काम करेगा, या एडजेक्टिव के आगे जब वो एडजेक्टिव किस में रहेगा? कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। किस में रहेगा? कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। तो ध्यान में आ गया एकदम, ये नियम सीधा सीधी क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि भेड़ी का इस्तेमाल कहाँ करना है और मच का इस्तेमाल कहाँ करना है। इस पे एग्जांपल्स को दोबारा देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़न होगा तो बताइएगा। चलिए अब ये पॉइंट लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा लिख लिया जाए। एनफ इज बोथ एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एनफ जो वर्ड है ये एडजेक्टिव भी है और बउआ जी एडवर्ब भी है। एनफ एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। एज एन एडजेक्टिव इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा या फिर जब ये नाउन के पहले रहेगा तो समझिए कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वहाँ पे कुछ आपको टेंशन नहीं है।
एज एन एडवर्ब इट इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर एन एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव के बाद रहेगा तो ये एडवर्ब होगा। वो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। मैं समझाता हूँ, आप इसको लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। लिख लिए होंगे, चलिए ध्यान से एग्जाम्पल से समझेंगे, समझ में आपको आएगा, ध्यान से देखा जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल गौर से देखा जाएगा। ही हैज़ एनफ मनी टू स्पेंड। अच्छा, इस लाइन में मनी क्या है बउआ जी? नाउन है। मनी क्या है? नाउन है। नाउन के आगे एनफ लगा है तो एनफ क्या है? एडजेक्टिव है। कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास हो गया। नाउन के आगे एनफ कभी भी आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो 100% सही है, वो एडजेक्टिव है। अब ये दूसरा देखा जाए, सी इज वाइज एनफ। ध्यान से देखा जाएगा, इस लाइन में कोई नाउन आपको दिख रहा है जी? सी प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वाइज एडजेक्टिव है, एनफ को भी छोड़ दीजिए, टू प्लस वर्ब वन तो आपका इन्फिनेटिव है, हर जो है वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। सन जो है वो आपका हर सन एक नाउन आया है टू को, तो इस नाउन के आगे तो एनफ नहीं है, तो इस एनफ का रिलेशन किससे है? वाइज क्या है? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के साथ जब आएगा तो हमेशा पॉजिटिव डिग्री के बाद रहेगा। समझ रहे हैं? कहीं भी अगर एनफ वाइज लिख दिया गया, जैसे अगर एक वाक्य आपको ऐसा दे दिया गया, सी इज एनफ वाइज, तो ये लाइन क्या है? गलत है। क्यों गलत है बउआ जी? वाइज क्या है बउआ जी? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के आगे एनफ कभी नहीं रह सकता है। एनफ जब एडजेक्टिव के साथ आएगा तो उसका एक ही जगह है कि वो एडजेक्टिव के बाद जाए। क्या लिखना होगा? सी इज वाइज एनफ। क्या लिखना होगा? सी इज वाइज एनफ। सी इज वाइज एनफ, तब जाके वाक्य बिल्कुल सही होगा। सी इज वाइज एनफ। तो याद रखा जाएगा, एनफ का सीधा सा नियम, एनफ जो है ये नाउन के पहले रहता है, याद रखा जाएगा, एनफ प्लस नाउन। लेकिन एनफ जो है वो एडजेक्टिव के बाद रहता है, एडजेक्टिव प्लस एनफ। ये दो पॉइंट बॉक्स में लिख लेंगे, ऐसे बॉक्स बना के तो ध्यान में रहेगा, ध्यान में आएगा। एनफ प्लस नाउन, लेकिन एडजेक्टिव प्लस एनफ। ये एडजेक्टिव किस डिग्री में होना चाहिए बउआ जी? तो लिख लीजिएगा पीडी, पॉजिटिव डिग्री। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के बाद ही रहता है, कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव के बाद रहेगा तो नंबर कट जाएगा। याद हो गया? तो एनफ पे दो नियम। एनफ कहाँ रहता है? नाउन के पहले रहता है, या एनफ कहाँ रहता है? या एनफ रहता है एडजेक्टिव के बाद, पॉजिटिव डिग्री के बाद। एडजेक्टिव के पहले कभी भी नहीं रहेगा। कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव की जो आपका डिग्री है वहाँ पे कभी नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए, ये पॉइंट हो गया। हाँ, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे, ध्यान से देखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बउआ जी, इसको पहले लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके पहले मैं आपको एक और पॉइंट पहले बतला देना चाहता हूँ। वो पॉइंट भी आप लोग जब यहाँ तक पढ़ ही लिए हैं तो वो पॉइंट भी जान लीजिए, ठीक है। टाइम है बतलाने का, ऑलरेडी 37 मिनट का वीडियो हो गया है बउआ जी, तो रुक जाते हैं, अगले वीडियो का इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर ये वीडियो अपलोड होने में टाइम लगेगा। एक्चुअली 40 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होता है तो अपलोड होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इतना पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। एक वीडियो और लगेगा, मैं एडवर्ब को फिनिश कर दूंगा, एक वीडियो और लगेगा। कुछ वेरी और मच के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच गया है, बाई फार का यूज बच गया है, बाई फार, और कुछ वर्ड्स याद करवाने हैं आप लोग को जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन्वर्सन पढ़ाना है, इन्वर्शन। तो एक वीडियो लगभग 40 मिनट का जाएगा, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। इस वीडियो को देखिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आप लोग को आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बतलाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।